जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। सवाल यह है कि दिन भर से आप तस्वीरें देख रहे हैं देवघर में त्रिकूट पर्वत पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी। एकदम सही है, रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए। इस तरीके के हादसे होते हैं और ऐसे हादसों में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये जो 3 मौत हुई है, इन 3 मौतों का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? सवाल यह उठता है कि जहां पर भी इस तरीके के पर्यटक स्थल होते हैं वहां पर क्वालिटी चेक भी तो होता है। आखिर यहां पर क्यों क्वालिटी चेक नहीं हुआ था? असल में वहां पर हुआ क्या था? त्रिकूट पर्वत पर जो रोपवे में ट्रॉली का जो हादसा हुआ है, अभी भी जो 15 लोग वहां पर अटके हुए हैं, आखिर कल रात में वहां पर हुआ क्या था? क्यों ऐसा हादसा हुआ? नौबत क्यों है ऐसे हादसे की? जिम्मेदारी किसकी बनती है? बहुत सारे सवाल हैं। आज इसी की इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे डंके की चोट पर। देवघर, सिर्फ देवघर नहीं बल्कि बाबा नगरी देवघर, और देवघर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है त्रिकूट पर्वत। एक पर्यटक स्थल है। कहते हैं, पुराणों में वर्णन है कि त्रिकूट पर्वत पर रावण ने अपना पुष्पक विमान उतारा था। वहां पर इसके साक्ष्य भी हैं। 3 पर्वत हैं बड़े बड़े। जो त्रिकूट की सबसे ऊंची चोटी है उसे बताया जाता है कि 2580 फीट ऊंची है वो। वहां पर रोपवे शुरू हुआ। एक अद्भुत पर्यटक स्थल बताया जाता है इसे। इसमें से 2 चोटियों को जोड़ती है ये रोपवे ट्रॉली। लेकिन 1500 फुट की ऊंचाई पर जब ये ट्रॉली चल रही थी, हम और आप रामनवमी मना रहे थे, इसी दौरान कुछ तकनीकी खामी आई और रोपवे टूट गया। उसके बाद कल से लेकर के आज तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, जिला प्रशासन सब मिलकर के, स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अब तक रेस्क्यू नहीं हुआ है। दिल दहला देने वाली एक ऐसी तस्वीर आई कि रेस्क्यू के दौरान 1500 फुट ऊपर से एक आदमी गिर जाता है। आखिर इस मौत का दोष किसको लगेगा? जिम्मा किसका बनता है? इस हादसे के पीछे भी क्या कुछ है? सवाल यह है। सबसे पहले इस हादसे को दिखाती है रिपोर्ट, देख लीजिए। फीट ऊपर मौत से जंग, ऊपर आसमान, नीचे खाई, बीच में जिंदगी की लड़ाई। मौत को लाइव देखिए। जिंदगी की जंग देखिए। रोपवे ट्रॉली में टेक्निकल खराबी। ट्रॉली का वायर टूटा। एक के बाद एक कई ट्रॉली हवा में लटकी। फिर शुरू हुआ मौत से पंजा। सांसद निशिकांत दुबे पहुंची, एनडीआरएफ पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ। रेस्क्यू नंबर 1, रेस्क्यू नंबर 2, एयरफोर्स को बुलाया गया।
हेलीकॉप्टर बुलाया गया। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगा। हेलीकॉप्टर से लटकी हुई ट्रॉलियां रेस्क्यू नंबर 3। रेस्क्यू नंबर 4। रेस्क्यू नंबर 5। रेस्क्यू नंबर 6। पापा थे, मेरे भाई थे और डोली थी और उसकी बहन थी, तो उसकी बहन थी। कहाँ से आई हैं? दुमका से। क्या करने आई थी यहाँ? पूजा है यहाँ पर इसीलिए। रेस्क्यू नंबर 7। रेस्क्यू नंबर 8। रेस्क्यू नंबर 9। रेस्क्यू नंबर 10। दरभंगा से जी बाबा को जल कितने देर से फंसे हुए थे? कल भी लमसम 3:30 बजे के आसपास। अभी कितने बजे उतरे आप? अभी समय देख लीजिए आप सर। रेस्क्यू नंबर 11। रेस्क्यू नंबर 12। रेस्क्यू नंबर 13। भाई साहब अपने नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। ड्रोन से पहुंचाया गया पानी। ड्रोन को नहीं छूने, आराम से, आराम से। मौत से जीतती जिंदगी। मौत के इस तांडव के लिए जिम्मेदार कौन? मकसद एक ही है और उस मकसद में मेरे सोचने का ढंग अलग है, दूसरों का सोचने का ढंग अलग है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि कल प्रशासन को मैं कह रहा था कि कल जो 10-12 लोग बचाए गए, जो रेस्क्यू हुए, वो स्थानीय लोगों के कारण हुए। स्थानीय लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि यदि उनको आप अच्छी सुविधा दे देंगे तो 4 केबिन जो है वो अपने दम पर खाली कर सकते हैं। प्रशासन कल से मेरी बात नहीं मान रहा। 100 लोग इसमें फंसे। मुझे जो जानकारी मिली कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन राज्य सरकार
जिस विभाग के, जिस मंत्रालय के अंतर्गत चलता है, उसके मंत्री बगल के मधुपुर के विधायक है, हाजीपुर साहब उनका नाम है। कला एवं संस्कृति के माध्यम से वहां का संचालन होता है, और जो चलाने वाला व्यक्ति है, जो परिचालन करने वाला व्यक्ति है, उसको कोई ट्रेनिंग देने का इन्होंने काम नहीं किया। ये लगा हुआ तो बीच बीच में मेंटेनेंस के काम भी होते रहने चाहिए, चेक होते रहने चाहिए, ताकि इस तरह की घटना ना हो। तो मैं इस घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए निष्क्रिय और निकम्मी सरकार के कारण एक घटना में हम दोषियों पर कार्रवाई कब? कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है, और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पहुँच चुके हैं, और चीज़ों पर हम लोगों की नजर 40 लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकाल लिया जाएगा, और उसके बाद इसकी जो है जांच करवाई जाएगी कि इसमें कौन लोग दोषी है। बोल तो रहे हैं 8 आदमी भी। तो सर उनका रेस्क्यू आज होगा या कब का सर? अभी वही बात कर रहे हैं, अभी गिरफ्तारी करने के बाद। घायलों का चल रहा अस्पताल में इलाज। अस्पताल में चल रहा इलाज। देवघर से न्यूज़ 11 भारत के लिए दीप नारायण दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर ऐसी है जो आपको विचलित कर सकती है। आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स कैसे हेलीकॉप्टर से गिर गया। कहा जा रहा है कि सेफ्टी बेल्ट जो है, उस सेफ्टी बेल्ट में कुछ ऐसी गलती हुई, वो सेफ्टी बेल्ट खुली रह गई या फिर वो सेफ्टी बेल्ट ढंग से बांधी नहीं गई, लेकिन इस शख्स को एयरफोर्स रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी और उसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यह हादसा हो गया और ये शख्स 1500 फुट नीचे जमीन पर गिर गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन आप सोचिए किसी का घर उजड़ गया, कितनी खुशी से कोई पहुंचा होगा एक पर्यटक स्थल पर अपने घर परिवार के साथ आनंद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, और वहां पर उसे मौत गले लगाना पड़ा, वो भी अनचाही मौत। अब आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों का दोष किसको लगेगा, आप ये सोचिए। होना यह चाहिए कि सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसका दोष किसको लगेगा, इसका दोष किसको लगना चाहिए। देवघर से सहयोगी दिलीप हमारे साथ हैं और रांची के सांसद संजय सेठ साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं एक बार दिलीप के पास आ रहा हूं। संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार वस्तु स्थिति वहां पर क्या है मैं दिलीप से समझ लेते हैं ताकि दर्शक भी जान जाए कि वहां फिलहाल क्या चल रहा है। दिलीप, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो कि स्ट्रेस में होंगे, मानसिक रूप से वो डिप्रेशन में चले गए होंगे। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कोई छुट्टियां मनाने, रामनवमी के दिन की छुट्टी मनाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, परिवार के साथ आनंद उठाने के लिए त्रिकुट पर्वत पहुंचा होगा और वहां पर उसे ऐसे हादसे का शिकार होना पड़ा। इतना पूरा एक दिन निकल गया, वो ऊपर लटका हुआ, न पीने का पानी न खाने का खाना। अगर ऊपर वो लटका हुआ है परिवार के साथ, अगर कोई महिला है, खुदा ना खास्ते आप सोचिए कि अगर उसे प्राकृतिक बुलावा आ जाए, उसे शौच आ जाए, पेशाब आ जाए, वो बेचारी क्या करेगी, क्या स्थिति होगी उस पर, उसके मानसिक स्थिति क्या होगी, सोचकर डर लगता है। और उसके बाद यह तस्वीर, हेलीकॉप्टर से 1500 फुट नीचे गिरता हुआ एक शख्स, किसको लगेगा दोष? फिलहाल क्या चल रहा है दिलीप वहां पर? जितने तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और पूरे दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन को उन्होंने अपने आंखों से देखा, और जो
टीम लगी हुई थी, चाहे वो एयरफोर्स के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो या फिर आर्मी के जवान हो, सभी लोग इसी उम्मीद में थे कि आज सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन जो तकनीकी पहलू है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये त्रिकुट पर्वत जो है, इसकी बनावट या भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पे जिस जगह पे रोपवे और ट्रॉली फंसा हुआ, वहां पे हेलीकॉप्टर को बैलेंस करके रखना काफी मुश्किल होता है। और उस अवस्था में इतने सारे लोगों को रेस्क्यू करना अपने आप में एक मिसाल वाली बात है, क्योंकि गरुड़ के जवान जो थे उन्हें इसीलिए ट्रेंड किया जाता है। लेकिन दुखद पहलू यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत हो गई और एक ऐसे शख्स की मौत हुई जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था और हेलीकॉप्टर में वो चढ़ने वाला था, बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। इसमें ये अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या उसकी सेफ्टी बेल्ट सही तरीके से नहीं बांधे गए थे या फिर जो रस्सी था उसमें कुछ प्रॉब्लम थे, वो रस्सी खुल गई, या फिर जो हेलीकॉप्टर में जब सवार हो रहा था वो शायद घबरा गया होगा, घबराहट में वो रहा होगा, क्योंकि पिछले कई घंटों से कल शाम के 4 बजे से वो बैठा हुआ था और आज करीब 5 साढ़े 5 बजे के बाद उस शख्स की रेस्क्यू की गई थी। तो उसकी मनोस्थिति समझने वाली बात होगी। क्या वो इस बात को लेकर के खुश हो रहा होगा कि वो अब बचने वाला है, या फिर इस बात को लेकर के अफसोस जाहिर कर रहा हो शायद वो पहले रेस्क्यू कर लेते। हो सकता है इसी उधेड़बन में उससे भी कोई गलती हो गई हो। इस पूरे मामले पे कोई आधिकारिक बयान नहीं है और आज पूरे तरीके से शाम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया। लेकिन सवाल फिर से उठेगा, जो 13 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू करना कल मुश्किल होगा या उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा, ये कल पता चलेगा। लेकिन उनकी मनोस्थिति को समझिए आप। आज अभी करीब 28 घंटे से ज्यादा हो गए, कल रात भर उन्हें बिताना है उसी अवस्था में। क्या वो भूखे हैं, क्या उन्हें सही तरीके से खाना मिल रहा है, क्या उन्हें पानी मिल रहा है? अगर उनके साथ छोटे बच्चे होंगे, कोई महिलाएं होंगी, तो उनकी मनोस्थिति क्या होगी? क्या वो अपने आप को सुबह तक धैर्य दिला पाएंगे कि वो जीवित बचेंगे या फिर उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा? ये तमाम पहलू हैं जिन बातों का जवाब ना तो जिला प्रशासन दे पा रहे हैं, ना एक उपायुक्त दे पा रहे हैं और ना ही जो टीम लगी हुई है वो दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कल किया जाएगा और सारे लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन आज की जो मनोस्थिति उनके साथ होगी, क्योंकि कल रात में तो किसी तरह उन्होंने काट ली और आज का रात कितना मुश्किल होगा उनके लिए, ये समझने वाली बात है। जी देखिए, रांची के सांसद संजय सेठ हमारे साथ हैं, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी मैं स्वागत कर रहा हूं। संजय सेठ साहब, इस तस्वीर को देख करके एक मेरे हाथ एक जानकारी ये लगी कि 2009 में एक पीआईएल इसी से जुड़ी हुई की गई थी और तत्कालीन जो वित्त सचिव थी राजबाला वर्मा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसमें जो वित्तीय अनियमितता, कुछ वित्तीय अनियमितताएं भी हुई हैं, इन वित्तीय अनियमितताओं के कारण कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए वो सब बातें आप आगे बढ़ते हैं। जो तकनीकी टीम है, तकनीकी टीम ने जब इस रोपवे को चालू किया जा रहा था उस समय कहा था कि जो इसमें वाइब्रेशंस है, इन वाइब्रेशंस को लेकर के कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, जिसको अनदेखा कर दिया गया था जब इस रोपवे को चालू किया गया था। हालांकि चलिए बीती बातें हैं, जहां पर भी इस तरीके के पर्यटक स्थल होते हैं एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है, क्वालिटी चेक तो होता ही है। हम घर से एक साइकिल लेकर निकलते हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई चेन ठीक है कि नहीं, मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं तो भी हम देख लेते हैं कि भाई उसमें पेट्रोल है कि नहीं। एक रोपवे चल रहा था तो क्या कोई क्वालिटी चेकिंग, इस तरीके की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं होनी चाहिए थी? सांसद संजय सेठ को क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो ये हृदय विदारक घटना है और जिस तरह ये घटना हुई पूरा देश हिल गया, पूरे देश की सांसें रुक गई। और आप समझो कि कोई व्यक्ति 24 घंटे से फंसा है और उसकी स्थिति, मनस्थिति क्या होगी। और आप देखो कि जब पूरे घटनाक्रम से चलो, सबसे पहले जैसा आपने चर्चा की कि साहब इसकी क्वालिटी चेकिंग क्यों नहीं हुई, आपने ठीक ही कहा, क्योंकि ये कोई भी हम साइकिल निकले, मोटरसाइकिल, कार से निकलते हैं, हम चेक करते हैं। और रोपवे पे हम चल रहे हैं और यह पूरी तरह असंवेदनशील और पूरी तरह हम कह सकते हैं इतनी भयानक घटना। और उसके बाद जिस तरह पूरी प्रकरण आप देखो कि घटना 3 बजे की हुई,
स्थानीय सरकार कितनी असंवेदनशील हो सकती है। पर्यटन मंत्री वहीं के पर्यटन मंत्री खुद 20 घंटे के बाद पहुंचे, कौन जिम्मेदारी लेगा। ये 3 लोग की जो मृत्यु हुई, ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। और मैं तो स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे जी को तो बहुत साधुवाद दूंगा कि लगातार वो बैठे रहे और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और रात भर इसकी प्लानिंग हुई और सुबह सुबह जवान पहुंच गए, सेना के जवान पहुंच गया, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई और उन्होंने पूरी कोशिश की और मैं तो उन जवानों को सैल्यूट करूंगा। ऐसी घटना भारतवर्ष में हमने कभी नहीं देखी। पूरी कोशिश लगे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर का दबाव, हवा का दबाव, नीचे 1500 फुट, एक एक व्यक्ति को बचाना, उनको पानी पहुंचाना, भोजन पहुंचाना। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी 13 लोग को कैसे हम बचा पाए कि अभी 12 घंटे और अभी बिताना है हमको वहां विथस्टैंड करना। लेकिन कोई सरकार इतनी असंवेदनशील हो सकती है, हमने तो भारतीय लोकतंत्र में नहीं देखा भाई। मैं जवाब ले लेता हूं। 3 बजे के मैं जवाब ले लेता हूं संजय जी, मैं जवाब 3 बजे से लगातार आप देखो पर्यटन मंत्री कितने बजे पहुंचे हैं। मैं जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य साहब मौजूद हैं, केंद्रीय महासचिव जेएमएम। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, 22 घंटे वक्त लगा हफीजुल हसन साहब को मधुपुर, उनका विधानसभा मधुपुर से अगर यहां की बात करें त्रिकूट की तो, और कहा गया कि कल के दिन वो व्यस्त थे दुकानों के उद्घाटन में, ऐसा लोगों का सोशल मीडिया का पोस्ट कह रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर मतलब सरकार की तरफ से थोड़ी सी वो हो गई, सरकार की तरफ से मिस्टेक हो गई है? सुप्रियोदा कहीं कोई देखिए ये लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 3:45 बजे की घटना है जी, और उसके बाद जैसे सूचना आती है जिला के जो पदाधिकारी हैं वो एनडीआरएफ को बुलाते हैं और एनडीआरएफ वहां पर लगभग 5:30 बजे देवघर की एनडीआरएफ पहुंचती है। उस वक्त में जो प्राइमरी रेस्क्यू था वो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके साथ एनडीआरएफ ने मिलकर वो शुरू कर दिया और उसके बाद 6 बजे के बाद अंधेरा हो गया। तो उसी वक्त एनडीआरएफ ने अपना जो सुझाव दिया कि ये ऐसा बनावट है उस एरिया का जी कि वहां तक हवा में पहुंचना एनडीआरएफ के अकेले बस का बात नहीं है। तो उसी वक्त उन लोगों ने, जो जिलाधिकारी है उन्होंने मुख्यालय को सूचित किया, हेमंत जी को भी सूचना मिली और उसी वक्त देखिए ये कोई थाना का डायल 100 नहीं है कि आपका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, डायल 100 किए तो वहां पर आदमी पहुंच गया, 108 किए वहां पर एम्बुलेंस पहुंच गया, ऐसा नहीं है। कोई भी आर्मी को ऑपरेशन में लाने के लिए, चाहे पैरामिलिट्री को फोर्स को लाने के लिए एक रिक्विजिशन होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जी। वो सारी रात चला, तब जाके सुबह 3 बजे वहां पर एनडीआरएफ, आईटीबीपी और इंडियन आर्मी 3 पहुंची और जो दानापुर एयरबेस है उसको अलर्ट मोड में रखा गया। सुबह 7 बजे वहां से जो एमआई हेलीकॉप्टर है वो पहुंचा। रात भर लोगों ने कवायद किया, क्योंकि उसके बाद पहुंचने के बाद में एनडीआरएफ को भी समझना पड़ता है साइट का और वहां पर जो एटमॉस्फेरिक का जो कंडीशन है एयरफोर्स ने भी समझा। हमको लगता है 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद लोगों ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, क्योंकि पहला प्रायोरिटी था लोगों के लाइफ को सेव करने का। तो उस हिसाब से फिर 10 बजे से जब ऑपरेशन शुरू हुआ, हम लोग देखे कि 35 लोग को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 हादसा हुआ है, बड़ा दर्दनाक एक हादसा, तो मतलब क्या कहे उसको कि बचा के भी मतलब कह सकते हैं कि वो छोटी सी बच्ची अप्रत्याशित हादसा जो पैराड्रॉप हुई है जी, इसकी कोई कल्पना तो अभी तक हुई नहीं थी ना जी। लेकिन देखिए जी, सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो सेंट्रल क्लियरेंस भी ऐसे, क्योंकि ये हम समझते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक पर ये आपका रोपवे है।
लगभग 2500 फीट ऊपर है जी ग्राउंड लेवल से, तो वहां से 45 डिग्री एंगल का इसका स्लोप है। तो उस पे भारत सरकार का भी बहुत सारा स्टडीज है। भारत सरकार ने भी इस चीज को जब असेसमेंट किया तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखिए ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें टेक्निकल फॉल्ट तो जरूर है, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि बिना टेक्निकल फॉल्ट का तो एक्सीडेंट हो नहीं सकता है। तो लेकिन उसके लिए राज्य सरकार को, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, अरे भाई प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी है क्यों? इसी काम के लिए तो है। वो होम मिनिस्टर है, वो अपने जिम्मेवारी से कैसे पीछे हटेंगे? प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने जिम्मेवारी से पीछे हटेंगे? एक चीफ मिनिस्टर कैसे अपने जिम्मेवारी से पीछे हटेंगे? इसलिए ये तर्क देना कि हम लोग, अरे आपको तो करना ही है, आप सेंट्रल है, आप हमारे अभिभावक है, तो जब विपत्ति में अभिभावक यदि नहीं बचाएगा और उसको ये एहसान बताएंगे तो इससे हास्यास्पद और स्थिति क्या होगी? संजय जी देखिए, अभिभावक ने तो अपना काम कर दिया। रात भर गृह मंत्री जी पूरी तरह जानकारी लेते रहे, लेकिन राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? राज्य सरकार एक्टिव क्यों नहीं हुई? राज्य सरकार क्यों नहीं रात में ही अपने पर्यटन मंत्री और दूसरे मंत्री बादल पत्रलेख को भेजा? यह देखिए, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, किंतु जो केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन हुआ, तो इसका मतलब नहीं कि राज्य सरकार सो रहे। यह तकनीकी घटना थी। सारे काम को छोड़कर दोनों मंत्रियों को वहां हाजिर होना था। हमारे साथी सांसद वहां रात भर वहीं पड़े रहे। उन्होंने सारी घटना को विस्तृत रूप से चर्चा की, सारी प्लानिंग की, लेकिन राज्य सरकार सुबह 9 बजे तक कहीं नहीं दिख रही थी। किंतु चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन 13 लोगों को रेस्क्यू करना। और ऐसे लोग जिन्होंने इतने लोगों की जान पे खेला है, कैसे उनको दंडित किया जाए? कैसे ये हादसा हुआ? अब बात आ रही है कि 2-3 ट्रॉली बढ़ा दी गई। किसके आदेश से 2-3 ट्रॉली बढ़ाई गई? यह भी जांच का विषय है। और मैं तो यह माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए और पूरी तरह एक रिटायर्ड जस्टिस के अंडर में एक जांच समिति बननी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पाना होना चाहिए, दूध का दूध का पानी पानी होना चाहिए। एक इतनी बड़ी घटना, हमारा पूरा देश हमको देख रहा है कि झारखंड के अंदर क्या हो गया। सारी 135 करोड़ जनता की सांसें रुक गई। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, लेकिन राज्य सरकार असंवेदनशील रही, उनके मंत्री असंवेदनशील रहे, ये तो मानना पड़ेगा। मानते हैं सुप्रियोदा असंवेदनशीलता? क्या संजय सेठ साहब कह रहे हैं कि देखिए राजनीति तो नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि राज्य सरकार के मंत्री जिनके जिम्मे ये पूरा रोपवे आता है, पर्यटन मंत्री, उन्होंने असंवेदनशीलता दिखाई है। आनंद फानन में वो आप मतलब अमित शाह की बात करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करके और क्लीन चिट हफीजुल हसन को नहीं दे सकते। 22 घंटे लेट से वो घटना स्थल पर पहुंचे हैं, ये बात आपको मानना पड़ेगा। देखिए, एक मंत्री, आप हमको बताइए ना, अभी तक में 7-8 वर्षों में बीजेपी के कार्यकाल में क्या इस देश में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है? कोई बड़ा रेल हादसा नहीं हुआ है क्या? तो उसके लिए मंत्री वहां पर पहुंचे हैं क्या? देखिए, जो टेक्निकल चीजें, ये सब चीजें, रेस्क्यू का चीज जब, और मंत्री जो है वो जाने से अफरा तफरी ज्यादा मचता है लोगों के बीच में और काम करने वालों के बीच में। इसलिए शुरुआती दौर में ये प्रोटोकॉल में कहा गया है कि जब रेस्क्यू शुरू होता है तो उसके अंदर में बाकी तरह का भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंत्री जाएगा, ये वाजिब सा बात है कि वहां पर रिपोर्ट उसको करना पड़ेगा। और जैसे रेस्क्यू शुरू हुआ, और कौन बोल दिया 22 घंटा के बाद? कल शाम की घटना है
और उसके बाद सुबह यदि मंत्री पहुंच गए तो 22 घंटा बीत गया क्या? इन लोगों को गिनती मालूम है या नहीं है? कितने घंटे का, कितना मिनट का घंटा होता है इनके पास में? इनके पास में 10 मिनट का 1 घंटा होता है क्या? तभी तो 22 घंटा होगा। जो आदमी सुबह 10 बजे से वहां पर है उसको 22 घंटा हो गया। ऐसा बात नहीं करना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए लोगों को। चलिए, मैं चाहता हूं कि संजय सेठ जी से मैं जवाब लूंगा, मैं दिलीप के पास भी आऊंगा और मैं सुप्रियोदा आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज जनता आप लोगों को सुनना चाह रही है। वो चाहती है कि जो राजनीतिक दल है वो क्लैरिफिकेशन दे कि आखिर हम ही कब तक मरते रहेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। एक छोटा सा ब्रेक, हम तुरंत हाजिर होते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। देखिए, हम इनसाइड स्टोरी उसकी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रांची से सांसद संजय सेठ साहब भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ त्रिकूट पर्वत से दिलीप भी जुड़े हुए हैं। दिलीप, कुछ लोगों का रेस्क्यू हुआ, उनसे आपने भी बात करने की कोशिश की। उन लोगों का क्या कहना था? क्या मतलब ऊपर में उनको पानी वानी पहुंचाया गया, सब तरीके की जो जरूरत थी वो उनका ध्यान रखा गया? वो खुद ठीक है, जो हादसा हुआ वो हादसा हुआ। हादसा तो अप्रत्याशित होता है, कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। सवाल यह उठता है कि हादसे के बाद मैनेजमेंट से वो संतुष्ट नजर आए? क्या कह रहे थे लोग, या वहां के कुछ स्थानीय लोगों से आपकी बात हुई? देखिए, तरीके से अब ये हादसा कल हुआ तो स्थानीय लोगों की पहल पे ही सब कुछ हुआ है। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जितना बन पड़ा उन लोगों ने आसपास के जो लोग थे अपने तरीके से मदद की, लेकिन जहां तक उनकी पहुंच नहीं थी, तकरीबन 12 से ज्यादा ऐसे रोपवे थे जिसपे लोग फंसे हुए थे। वहां पे ना तो रात में पानी पहुंचाया गया, ना ही खाद्य सामग्री पहुंचाया गया। सुबह जब टीम यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो और लोगों से जब मदद ली गई तो उसके बाद उन्हें बताया गया किस तरीके से आपको रोपवे के पास पहुंचना है, लोगों के पास पहुंचना है। तब एनडीआरएफ की टीम जो रोपवे के लिए जो खंभा गाड़ा गया उस पे रस्सी बांध करके उसके सहारे कुछ लोगों तक पहुंचे और उसके बाद उन्हें खाद्य सामग्री मुहैया कराया गया। तो रात उनकी काफी मुश्किल से बीती, ना तो उन्हें पीने के लिए पानी मिल पाया, ना ही खाने के लिए कुछ अन्न मिल पाया। और जहां तक उसके बाद जहां पे एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई, वहां पे फिर स्थानीय लोगों ने अपने तरीके से ड्रोन कैमराज मंगाए और उसके मदद से रस्सी पहुंचाया गया और रस्सी को ऊपर से नीचे गिराया गया, तब उन्हें पानी मुहैया हुआ। तो समझिए काफी वक्त लग गया उनके पास खाद्य सामग्री पहुंचाने में। कल शाम के 4 बजे से और आज के 10 बजे दिन तक उन्हें भूखे और प्यासे रहना पड़ा। तो जाहिर सी बात है इस तरह की पहल करनी होगी, क्योंकि इस तरह के कई पर्यटन स्थल चाहे झारखंड में हो या देश के कई अन्य हिस्सों में हो, इस घटना से सबक। मैं एक बार सुप्रियोदा के पास आ रहा हूं। एक सवाल आ रहा है त्रिकूट के पास से ही, एक शख्स मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं। सुप्रियोदा, मैं चाहता हूं कि ये सवाल आपसे, वो चाहते हैं कि ये सवाल आपसे पूछा जाए, उनको आपका और जेएमएम का इस पर स्टैंड जानना है। एक दर्शक का सवाल ये है, वो थैंक कर रहे हैं, मतलब शुक्रिया कह रहे हैं स्थानीय जो सांसद हैं निशिकांत दुबे को, कि वो सबसे पहले, मतलब डीसी से पहले निशिकांत दुबे, उनका कहना है, मुझे तो नहीं पता, डीसी से पहले निशिकांत दुबे वहां पर पहुंचे घटना स्थल पर। उनका कहना है कि वहां पर डीसी और निशिकांत दुबे के बीच में एक बहस भी हुई है, और उनका यह आरोप है कि स्थानीय प्रशासन, सांसद और स्थानीय लोग जब अपने स्तर से काम कर रहे थे तो स्थानीय प्रशासन को जो उनको मदद पहुंचानी चाहिए थी वो मदद नहीं पहुंचाई गई। क्या ऐसा कुछ है? आपके भी संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया है? देखिए, मैं आपको शुरू में, इसके पहले मेरे रिमार्क्स में मैंने कहा कि जब भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने हाथ से हैंडल करता है, कोई भी हो। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी या जेएमएम के तरफ से। यदि कोई जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंच जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, जनता का उनके साथ में लगाव रहता है, वो उन पर दबाव बनाते हैं और जो जनप्रतिनिधि होता है वो प्रशासन से उलझ पड़ता है। इसीलिए ये प्रोटोकॉल रखा गया है कि ऐसे गंभीर हादसे के समय, एक्सीडेंट के समय में वहां पर जो रेस्क्यू मशीनरी है उसको पूरी तरह से फ्री होकर, फ्री हैंड देकर वो काम कर पाए, ना किसी दबाव में आ पाए। क्योंकि उस समय सबसे बड़ा प्रायोरिटी जो होता है वो लोगों का जान बचाने का होता है। अब क्या है कि वहां जाके जनप्रतिनिधि कोई भी हो, हम भी शायद रहते तो हम विफल पड़ते कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उससे समाधान नहीं निकलेगा। हमको समाधान की ओर चलना है।
ठीक है, वो लोकल जनप्रतिनिधि है, सांसद है उस एरिया के, वो पहुंचे, उसमें बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है। और वो वहां पर कैंप किए हुए, ये भी अच्छी बात है, इससे कहाँ कोई इनकार करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार ने अपनी तत्परता को नहीं दिखाया है। राज्य सरकार बहुत तत्पर थी कि 12 घंटा के अंदर में पूरा का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। और जो अनएक्सपेक्टेड वहाँ का जो कंडीशन है, जो वहाँ का टोपोलॉजी है, उसको यदि आप समझेंगे कि ऊपर तो ठीक है, फिर भी थोड़ा टेबल टॉप है, लेकिन बीच में इतनी गहरी गहरी खाइयां हैं, वहां पर जाके हेलीकॉप्टर को स्टैंड करवाकर उसमें से रेस्क्यू करवाना, ये बहुत टफ जॉब है। हमको लगता है कि इस तरह का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन हमको लगता है कि एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और एयरफोर्स मिलकर पहला कर रही होगी। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बाढ़ के समय देखा है, आगजनी के समय देखा है, चाहे वो जो हम लोगों के यहाँ पर मुंबई में अटैक हुआ था उस समय देखा है, वहां पर स्थितियां अलग थी। इस बार की स्थिति एकदम हवा में कोई रेस्क्यू चलाना, देखिए लैंड पे रेस्क्यू चलाना बहुत इजी होता है क्योंकि आपके पास में फुट होल्ड रहता है, आप एयर में कहाँ फुट होल्ड रखेंगे। तो एयर में ये पहला बार हो रहा है और इससे बहुत बड़ा हम लोगों को चुनौती के साथ साथ सीख मिल रहा है कि हम लोग यदि थोड़ा सा भी मानवीय भूल कर दे तो कितनी बड़ी हादसा की तरफ हम लोग जा सकते हैं और कितनी अपूर्णीय क्षति हम लोगों को हो सकती है। ये हम लोगों के लिए एक लेसन भी है। संजय सेठ साहब कुछ कहना चाहेंगे सुप्रियोदा पर, और कोई सजेशन जो आपको लगता है कि राज्य सरकार को कल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें अप्लाई करना चाहिए आपकी तरफ से, कुछ कंस्ट्रक्टिव या कोई आलोचना भी अगर आप जिसको चाहें कि हाँ वो चीज बंद होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, सुप्रियो भाई अपने पर्यटन मंत्री को बचाने में लगे, कोई गलत नहीं है, किंतु आप देखो 3 बजे घटना होती है, पर्यटन मंत्री पहुंचते हैं 10 बजे दिन में, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जनप्रतिनिधि पहुंचता है, अब सांसद वहां पहुंचे, रात भर जगकर टॉर्च जलाकर ट्रॉली को दिखा रहे हैं कि घबराओ मत, किसी तरह का पैनिक मत करो, हम साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा आत्मबल होता है। अगर आपने जैसा बताया ना कि पर्यटन मंत्री दुकान का उद्घाटन कर रहे थे, गलत है। सुप्रियो भाई मत बचाओ ऐसे लोगों को, क्योंकि इतने 3 लोगों की जान चली गई, कई दर्जन लोग जिनकी जान एकदम हवा में लटकी हुई थी। लेकिन मैं तो सैल्यूट करूंगा वायुसेना के अधिकारियों को, एनडीआरएफ की टीम को, और जिन्होंने बहुत अपने जान पे खेल के पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब 13 लोगों की कल रेस्क्यू करना है, यह पहली जिम्मेदारी है। जब सारे लोगों की रेस्क्यू हो जाए तब पूरी तरह जांच, मुआवजा, कैसे कहां गलती हुई है, किसके आलोक में गलती हुई है, पूरी जांच होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि एक रिटायर्ड जज के अंडर में एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनकर पूरी जांच होनी चाहिए और फिर सामने आना चाहिए। देखिए जांच की बात आपने बोली है, देखिए जांच की बात आपने बोली है, किस एंगल पर जांच की बात आपने बोली है संजय जी। तो एक अपडेट मैं दर्शकों को और आप लोगों को दे दूं कि राज्यपाल रमेश बैस से मिले हैं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश। दोनों ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है और ये जो हादसा हुआ है इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है उन्होंने। राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी ने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब जब ये तस्वीरें, ये अपडेट, तमाम चीजें आप देख रहे हैं तो फिर मैं एक लेंस निकालता हूं और उस लेंस में मैं सबसे पहले साहेबगंज का नाव हादसा, साहेबगंज में 2 नाव हादसे हुए। एक नाव हादसा जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब, और उसके बाद अभी 2 दिन पहले एक नाव हादसा हुआ साहेबगंज में, और उसके बाद ये एक हादसा हो जाता है देवघर में, यानी संथाल का ही ये हादसा होता है। सुप्रियोदा चल क्या रहा है ये संथाल में, मतलब संथाल को किसकी नजर लग गई है सुप्रियोदा?
देखिए, मैं उस बीच में नहीं रहता हूँ, कोई काला जादू और नजर हम लोग कोई अंगूठी पहनने वाले लोग हैं नहीं, इसलिए वो सब चीज में नहीं जाएंगे जी। लेकिन आज आप पूछिए साहेबगंज वाला टिकी आप पूछे नाव हादसा, तो उसमें कौन लोग हैं, तो वो पूरा रैकेट कौन लोग चलाते हैं उन लोगों का फोटो तो सोशल मीडिया से लेके हर तरफ का आपका ये है, इसलिए उस सब चीज में नहीं जाना चाहिए। हादसा बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये लोग मुआवजा वगैरह वो सब ठीक है। और ये रिटायर्ड जस्टिस क्यों, हम तो कह रहे हैं कि इसका फुल कोर्ट इंक्वायरी होना चाहिए, फुल कोर्ट इंक्वायरी, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। फुल कोर्ट, इसका फुल कोर्ट इंक्वायरी होना चाहिए और राज्य सरकार किसी भी जांच से इससे भागेगी नहीं और फुल कोर्ट इंक्वायरी की तरफ राज्य सरकार बढ़ेगी। मैं एक बार चाहता हूं मेरा पैनल एक बार राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के बाद जो बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने कहा है एक बार सुना देते हैं, फिर मैं संजय सेठ जी के पास आऊंगा। एक बार सुना दीजिए कि क्या कहा है बाबूलाल मरांडी ने और दीपक प्रकाश ने राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के बाद। सारी चीज़ों को देखना चाहिए, अभी लैप्सेस अभी तुरंत तो नहीं बताया जा सकता है। जो जानकारियां मिल रही है, जितना कैपेसिटी से संभवतः अधिक जो ट्रॉली को एक साथ चलाया जाता है या फिर ये सारी चीज़ों तो जांच ही होगी तभी पता चलेगा। तो हम सब ने कहा है कि भाई उन सारे बिंदुओं पर थोड़ा ध्यान रखें और उस पर बात करें प्रशासन से। क्या लग रहा है अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, प्रमा फेसी कोई हम लोग एक्सपर्टीज तो उस पर नहीं है, और धीरे धीरे चूँकि इस वक्त बचाव में ही सारे लोग लगे हुए थे तो और चीज़ें के बारे में हम लोग बात भी नहीं कर सकते उस समय। इस समय तो इतना ही करना था कि भाई लोगों को बचाना। जैसा कि बाबूलाल मरांडी को सुना आपने, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाई देखिए जांच होनी चाहिए, वो जांच की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस मामले में जांच होनी चाहिए। एक बार मैं संजय जी के पास आऊंगा, उससे पहले मैं एक बार दिलीप के पास आ रहा हूं। दिलीप, क्या लगता है वहां पर क्या कह रहे हैं लोग? आप तो चूंकि त्रिकूट में मौजूद है, बहुत देर से सारी चीजों को देख रहे हैं, हादसे के पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? अभी चूंकि अब तक तो यही साफ नहीं हो पाया कि हादसे में हुआ क्या था। कुछ लोगों ने कहा कि ट्रॉली जो है वो पत्थर से टकरा गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रॉली का एक तार टूट गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रॉली जरूरत से 26 ट्रॉली चलती है, जो मुझे जानकारी है 26 की जगह कहा जा रहा है कि 32 ट्रॉलियां थी और एक साथ छोड़ दी गई। कुछ कह रहे हैं कि वहां पर जो मैनेजर मौजूद थे उनकी लापरवाही है। क्या लग रहा है, क्या वहां पर हुआ क्या था? देखिए, इसके तकनीकी पहलू को समझने की जरूरत है और जब तक तकनीकी पहलू समझा नहीं जाएगा इस पे कहना जल्दबाजी होगा। जितने भी लोग हैं अलग अलग तरीके से बातों को रख रहे हैं, पूरे तौर पे ना तो अधिकारी खुल करके बोल रहे हैं, ना जो जिला अधिकारी हैं वो, ना ही जो जांच के लिए लोग पहुंचेंगे वो। लेकिन बात जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं, एक तकनीकी बात जो हमें समझ आई और लोगों से मैंने इस बात पे चर्चा भी की है, जब ट्रॉली इस तरह के जहां भी रोपवे चलते हैं वो एक सरफेस में चलते हैं और जब ये आप देखेंगे जब एक पिलर खड़ा होता है और पिलर के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं रहता, वो इस तरीके से जाता है और जंप करके आगे बढ़ता है। तो जिस जगह पे जंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं, हर रोपवे के बाद एक एक जंपिंग पॉइंट होता है, जिस जगह पे लोग झूला बना हुआ था जिसमें बैठते हैं, तो वो जिस तरीके से पहुंचता है पिलर के पास वो जंप करके आगे बढ़ता है। तो वहां पे एक शॉक ऑब्जर्वर काम करता है बेरिंग का। तो ये कहा जा रहा है कि वो बेरिंग का मेंटेनेंस नहीं हो पाया था, शायद ग्रीसिंग नहीं हो पाई थी टाइम से। जिस अनुपात में रोपवे को जंप करा के आगे बढ़ाना था उस अनुपात में उसने जंप नहीं कराया और वहीं से जब वो जंपिंग के दौरान तकनीकी चूक हुई और वो जंप करके थोड़े से आगे बढ़ गए और जिससे क्या हुआ कि संतुलन रोपवे का बिगड़ गया और दूसरी ओर से आ रही रोपवे में आपस में टक्कर हो गई। और जब ये टक्कर हुआ तो उसके बाद अनबैलेंस होकर के अचानक से रोपवे का परिचालन पूरे तरीके से रुक गया। देखिए, ये एक सुखद पहलू है कि रोपवे का परिचालन रुक गया और जो लोग जहां थे वहीं ठहर गए। अगर ये अचानक से चलता होता और मशीन बंद नहीं होती तो शायद ये बड़ा हादसा हो सकता था। ये तकनीकी बात अभी सामने आई है, लेकिन ये जांच का विषय है। क्या उसकी ग्रीसिंग सही से हुई थी या नहीं हुई थी, कितने महीने में उसे सही तरीके से देखना था, आखिर जो देखने के लिए जो मेंटेनेंस इंजीनियर रखे होंगे वो उस ऊंचाई पे कैसे पहुंचता था, ये तमाम बात है जो जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, जो चूक सामने आ रही है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पिछले कई दिनों से रोपवे का मेंटेनेंस का काम नहीं चल रहा था, जो एक हादसे के रूप में सामने देखने को मिला है। जी बिल्कुल। एक बार संजय सेठ जी के पास भी मैं आ जाता हूं, जल्दी से संजय सेठ जी भी बता देंगे। संजय जी, तमाम बातें आप भी सुन रहे हैं, सुप्रियोदा का भी पॉइंट आपने सुन लिया, कुछ और बात है जो संजय सेठ कहना चाहते हैं या मांग करना चाहते हैं सरकार से? बाबूलाल मरांडी जी को भी आपने सुन लिया। आप
अब तो पहली प्राथमिकता है कि 13 लोग की जिंदगी बचाई जाए। और हमको पूरी उम्मीद है, सेना के जवान लगे हैं, 13 लोगों को जान बचा दी जाएगी। और उसके बाद फिर जब जांच होगी तो उसके बाद हम सब देखेंगे कैसे होगा। पहली प्राथमिकता तो जान बचाना है, जान बचनी चाहिए। उसके बाद हम सब देखेंगे क्या होना है। बिल्कुल शुक्रिया था। कुछ हम तो ऐसा हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपको विपक्ष की तरफ से जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो, मदद चाहिए 13 लोगों को, या लोगों के वहां के लोगों से कुछ अपील। नहीं, इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं, ये भारत सरकार और राज्य सरकार का कोऑर्डिनेशन से चल रहा है और जो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। वहां पर हम लोग सैल्यूट करते हैं अपने जवानों को, जिन्होंने कल रात में ही जब सूचना मिला तो सुबह सुबह लोग मूव कर गए। मैंने अर्ली मॉर्निंग वो लोग 3 बजे रात को ही पहुंच गए थे, तब सूरज भी नहीं उगा था, और जैसे सूरज उगा तो हेलीकॉप्टर भी आ गया था। तो इसलिए हमको लगता है कि हमारे जो रेस्क्यू टीम जो है पूरा कंबाइंड वे में, जिस प्रकार से राज्य सरकार के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाकर राज्य सरकार उनको ग्राउंड सपोर्ट दे रही है, उन लोगों के पास में जो एक्सपर्टाइज है उसको काम में लाया जा रहा है। आज तो राज्य सरकार ने कहा है कि हमारे पास में जो और जो टेक्निकली जो साउंड लोग हैं, यदि भारत सरकार के पास में, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है भारत सरकार के पास में जिन पे वो लोग बहुत, हमारा देश बहुत सक्षम है, उसमें जो भी एक्सपर्टाइज इसमें जरूरत है वो केंद्र सरकार तत्काल उपलब्ध करवाए, ताकि वहां पर जो 15 लोग आज हैं उनका भी रेस्क्यू हो जाए सक्सेसफुली। क्योंकि आज एक रेस्क्यू के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ है ये भी बड़ा दुखद है। मतलब हम समझते हैं कि उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन आंखों के सामने वो हम लोगों का दिखा किस प्रकार से हाथ से रस्सी छूटी और एक दर्दनाक हादसा सामने आ गया। तो इस तरह का जो भी चीजें हैं उसको बहुत सेफली करे, सेफ्टी के साथ करे। लाइफ फर्स्ट है, उसके बाद में तो बातें जो भी होनी है वो होते रहेंगी। जो जांच का विषय है वो जांच भी होगा, जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई भी होगी, और इस पे कार्रवाई जो होगी इस पे हत्या की मुकदमा होनी चाहिए, इससे कम से कम नहीं होनी चाहिए। मैं आप दोनों को शुक्रिया इसलिए कहता हूं कि आप दोनों ने सियासत से ऊपर बढ़ के, चलिए राजनीति ठीक है, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्ष विपक्ष दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन आप दोनों ने आलोचना से ज्यादा जान बचाने को अपनी जो है अपनी महत्ता बताई है, और इसके लिए मैं आप साधुवाद के पात्र हैं। भले जो भी है, देखिए हादसे कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उसको आप उससे इग्नोर नहीं कर सकते। एकदम ये बात मैं सहमत हूं कि किसी ना किसी की गलती होगी और उसे ढूंढने की जरूरत है कि ये गलती किसकी है, और इसमें आप दोनों ने जो हाँ में हाँ मिलाई बिल्कुल सही बात है। मैं एक आखिरी सवाल दिलीप से लेना चाहता हूं। दिलीप, अभी भी 13-14-15 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, रात में उनको पानी वानी कुछ भेजने की किस तरीके से कुछ व्यवस्था की गई है? कल सुबह कितने बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, किस तरीके से होगा? अभी फिलहाल एनडीआरएफ वहां पर क्या कर रही है? उन लोगों से क्या किसी तरीके से संपर्क हो पा रहा है कि ऊपर में सब लोग ठीक है नहीं है? आखिरी सवाल का जवाब दे देते हैं आप। देखिए, बहुत मुश्किल सवाल है और बहुत मुश्किल सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। रात में संपर्क का कोई साधन नहीं है, जो ऊपर फंसे हुए लोग हैं उनसे कोई बातचीत का साधन नहीं है, उनके पास खाद्य सामग्री पहुंचाने को लेकर के पतली रस्सी की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग जो जिस जगह पे फंसे हुए उसके नीचे रात में हैं, जिसमें एनडीआरएफ के भी लोग हैं, स्थानीय लोग भी हैं, वो वहां पे बखूबी जो उनकी कार्य करने की जो क्षमता है या कार्यशैली है वो बखूबी निभा रहे वहां पे हैं। और रस्सी के माध्यम से अगर कुछ इशारा होता है, चाहे वो पानी के बोतल उसमें बांध के रखते हो या खाद्य सामग्री रखते हो, उसके माध्यम से वहां पहुंच रहा है। और फिर से कल सुबह 6 बजे 5:30 के आसपास एनडीआरएफ के अधिकारी और जो अन्य लोग हैं यहाँ पे पहुंचेंगे और 6 बजे के आसपास फिर से रेस्क्यू किया जाएगा। और ये उम्मीद रहेगी कि कल इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाए। और जो अभी बातें सामने आ रही है, एक दर्जन से ज्यादा लोग और ऊपर फंसे हुए, उन्हें सकुशल रेस्क्यू किया जाए। जी चलिए दिलीप, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सुप्रियो भट्टाचार्य आपका, बहुत शुक्रिया संजय सेठ आपका, आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया। दिलीप, आपके जज्बे को सलाम है कि आप लगातार इस तस्वीरों को दिखा रहे हैं, और जज्बे को सलाम मैं सुप्रियो भट्टाचार्य और संजय सेठ आपके भी करता हूं। इसलिए करता हूं कि आपने राजनीति से ऊपर उठ करके और आलोचना को पीछे छोड़ करके और एक दूसरे का साथ देते हुए पहली प्राथमिकता यह बताइए कि लोगों की जान बचनी चाहिए। देखिए, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा तो एकदम से नहीं होता, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं,
इस हादसे में गलती किसकी है ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, जांच होनी चाहिए। लेकिन प्राथमिकता पहली यह है कि आज जो तस्वीरें हमारे सामने आई है वो तस्वीरें कम से कम मानव जीवन के सामने ना आए। वो तस्वीरें मैं फिर बता रहा हूं कि तस्वीर ऐसी थी जो किसी का भी मन व्यथित कर दे, किसी का भी मन विचलित कर दे। हे श्री राम, ऐसी तस्वीरें कम से कम रामनवमी और इसके आसपास तो ना दिखाएं। आपसे यही उम्मीद है कि हौसला बनाए रखें। वहां फंसे लोगों को हमारे हौसले की जरूरत है। उन्हें पता है कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है। इस वक्त में सेंटर, राज्य, जिला सब उनके साथ खड़े हैं और हमें इस वक्त पेशेंस रख के उनका साथ देना है। वो जो 13, 14, 15 जितने भी लोग हैं वहां पर, उनको सकुशल वापस लाना है। कल पूरे दिन भर न्यूज 11 भारत आपको एक एक इवेंट से अपडेट कराता रहेगा लाइव कि देवघर का ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल कैसे रहा है। लेकिन फिलहाल डंके की चोट पर मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।